चलिए तो शुरू हो जाइए। चलिए तो बढ़ा जाए। आप आज से रीजनिंग सीखना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहला चैप्टर ब्लड रिलेशन सीखेंगे। तो जल्दी से सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन तो प्यारे, ये जो आप ब्लड रिलेशन देख रहे हैं, ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, बैंक का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, डिफेंस का एग्जाम दीजिए, मैनेजमेंट का एग्जाम दीजिए। मेरा मतलब है कि जहां भी रीजनिंग पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करिए, जनरल कंपटीशन से रिलेटेड, तो जहां भी रीजनिंग पूछा जाता उससे हर हाल में ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन रहता है। अगर किसी एग्जाम में इस ब्लड रिलेशन चैप्टर से अगर क्वेश्चन नहीं रहेगा तो वो एग्जाम निश्चित तौर पर कैंसिल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से कहीं आप भोज में जाते हैं तो पहले 5 ब्राह्मण को भोज करवाया जाता है, तभी वो भोज सफल कहलाता है। मेरा मतलब रीजनिंग कहीं भी अगर पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, तो उसमें इस ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हर हाल में इससे क्वेश्चन रहता है। अब बात यह है कि अगर रेलवे का एग्जाम देंगे तो हो सकता है कि एक आध प्रश्न रहेगा और वो बहुत सिंपल रहेगा, लेकिन बैंक का एग्जाम दीजिएगा, वो बैंक क्लर्क का एग्जाम हो या तो फिर बैंक पीओ का एग्जाम हो या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें जब भाग लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 5 प्रश्न और ज्यादा से ज्यादा इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मिनिमम 5 प्रश्न रहता, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम में कम से कम 1 प्रश्न तो रहता ही रहता है। लेकिन हमें केवल रेलवे और एसएससी को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ना है हमें सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर, क्योंकि अब ये कब पासा पलट जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी सीईटी की चर्चा चल रहा है, अगर सीईटी आ गया तो बैंक भी एसएससी रेलवे के साथ कंबाइंड होगा, तो जाहिर सी बात है कि बैंक का एग्जाम में क्लर्क हो या पीओ, वहां पर बहुत काफी संख्या में क्वेश्चन पूछा जाता है पजल का। तो पजल सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पजल का क्वेश्चन सभी चैप्टर में रहता है। जैसे अब रैंकिंग पढ़ेंगे तो वहां भी पजल का क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्शन पढ़ेंगे तो वहां भी पजल का क्वेश्चन रहेगा, डाइस पढ़ेंगे तो वहां भी पजल का क्वेश्चन रहेगा। क्या उसमें कोई दिक्कत है? नहीं जा रहा है? हो गया ना? चलिए ठीक है। तो इस तरह से सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको ब्लड रिलेशन पहले सिखा रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है
जिसमें सभी स्टूडेंट लगभग डरते हैं। तो आपको हम ये बतलाना चाहते हैं कि अगर सही ढंग से सीखेंगे तो डरने की कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे से सीखेंगे तो आप बहुत आसानी से सभी तरह के क्वेश्चन को बना सकेंगे। तो प्यारे, सबसे पहला चैप्टर आपका होगा ब्लड रिलेशन। तो हेडिंग दे दीजिए ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्रीहेंशन टाइप, जिसमें लिखा हुआ है सिंगल कैरेक्टर, डबल कैरेक्टर, मल्टी कैरेक्टर, मिसलेनियस। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो नरेटिव टाइप, कोड सिंबल बेस्ड, डाटा सफिशिएंसी। ये क्या है? जब टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, अभी हम सबसे पहले इसको शुरू करेंगे कॉम्प्रिहेंशन टाइप। ये बहुत छोटा छोटा चीज है, इसको सीखना बहुत आसान है। ये सबसे भारी यही होता है और सबसे पहले हम आपको भारी वाला ही चीज को सिखाना चाह रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि भारी चीज को जब बहुत आसानी से सीख सकते हैं तो आसान चीज के लिए तो पेन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको कंप्रीहेंशन टाइप सिखा रहे हैं, लेकिन सीखने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कुछ बात है जिसको आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो कुछ पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं जिसको आप नोट करेंगे और जरूरत के अनुसार उसको यूज करेंगे। अब ब्लड रिलेशन का पजल की बात करते हैं तो पजल का क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा होता है। तो सबसे पहले तो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है तो वहां उस क्वेश्चन के आगे ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि हम ब्लड रिलेशन का पजल का क्वेश्चन है, हमें इस कंसेप्ट से बनाओ, ऐसा नहीं लिखा रहता है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको समझना है कि ये जो पजल का क्वेश्चन है किस चैप्टर का है और किस कंसेप्ट पर आधारित है, इसको हम कैसे बना सकेंगे। तो पजल का क्वेश्चन ऊपर से 2-3 लाइन पढ़िएगा तो वो पता चल जाता है कि हम किस चैप्टर का क्वेश्चन है, हमें कैसे बनाना है। तो जैसे किसी पजल के क्वेश्चन में ऊपर में लिखा हुआ रहेगा कि ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के सदस्य हैं, तो जैसे ही ये दिखाई दे दिया कि ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो तुरंत इस लाइन से आपको पता चलेगा कि एक परिवार के 6 सदस्य, इसका मतलब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। फिर ब्लड रिलेशन का पजल है तो ब्लड रिलेशन का पजल को कैसे बनाया जाता है ये रूल अप्लाई करेंगे और जल्दी से उसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी कुछ रूल सीखना पड़ता है, कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि पजल का क्वेश्चन काफी लंबा होता है, जिसके वजह से ऊपर से आप लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू किए, ऊपर से पढ़ते पढ़ते नीचे आए तो नीचे आते आते नीचे वाला बात तो ध्यान में रहेगा लेकिन ऊपर वाला भूल जाइएगा। फिर ऊपर वाला भूल गए तो ऊपर वाला लाइन पढ़िएगा तो फिर नीचे वाला भूल जाइएगा। फिर अब नीचे वाला पढ़िएगा, ऊपर वाला भूलिएगा, ऊपर वाला पढ़िएगा, नीचे वाला भूलिएगा। ऐसे करते करते आप खुद ऊपर नीचे हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चन ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ रूल है, कुछ विशेष बात है, उसको ध्यान में रखेंगे तो पजल का क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी में बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। तो अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट को लिख रहे हैं जिसको ध्यान में रखकर आप उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट इधर ध्यान देंगे, आप खुद इस पीढ़ी में, आप स्वयं, आप इस पीढ़ी के सदस्य हैं। पीढ़ी बाज यहां समझा रहे, उस सीढ़ी पे बैठ जाना पड़ेगा तो उस तरफ नहीं तो चल जाइए, उससे बार बार परेशानी होगा, या वहीं पे रख दीजिए, अपने से लोग लेके चल जाएंगे। आप खुद यानी स्वयं इस पीढ़ी में हैं। इस पीढ़ी के बारे में आप जरा समझिएगा, आप इस पीढ़ी में हैं तो आपके पीढ़ी के सदस्य कौन कौन हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है 1-2 पॉइंट लिखेंगे फिर अपने आप समझ में आने लगेगा।
आप इस पीढ़ी के सदस्य हैं, तो आपके पीढ़ी के सदस्य कौन होंगे? पीढ़ी मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बात हम बोल देते हैं, आप जिस पीढ़ी में हैं, तो आपके पहले वाला पीढ़ी में आपके मम्मी पापा हैं, तो उनके भी पहले वाला पीढ़ी में कौन हुए? दादा दादी। अब ये बात समझ में आया? तो आप इस पीढ़ी में हैं, तो आपके पीढ़ी के सदस्य आपके घर में कौन कौन हो सकते हैं? तो हम बोले आप हैं, तो आपके भाई हैं, बहन है, भाभी है, पत्नी है, साला है, साली है, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, सब एक ही पीढ़ी के सदस्य न होंगे? तो आप इस पीढ़ी में हैं, तो आपके भाई बहन, हाँ ठीक है, इसी तरह से डॉट डॉट कर दिया, तो आप समझ गए इस पीढ़ी के बारे में। अब हम बोले इसके पहले वाला पीढ़ी की बात करते हैं, तो बोलिए माँ, पिता, बुआ, फूफा, मौसा मौसी, चाचा चाची, नाना नानी नहीं, मामा मामी, सास ससुर, ये सब एक पीढ़ी के सदस्य हुए ना। अब इससे भी ऊपर जाइएगा, डॉट डॉट कर देते हैं, आप समझ रहे हैं। अब इससे भी ऊपर जाइएगा तो इनके ऊपर वाला पीढ़ी में कौन होंगे? दादा दादी, नाना नानी, दद सास, दद ससुर, सब इसमें होंगे ना? नहीं होंगे? बोलिए आप इस पीढ़ी में हैं, तो आपके भी नन्हे मुन्ने होंगे, आया ना? तो बोलिए वो आपका होंगे बेटा, बेटी, भांजा, भांजी, ऐसे ही ना? भतीजा, भतीजी, इनके भी नन्हे मुन्ने होंगे, तो आप क्या कहलाएंगे? दादा दादी। तो ये आपके कौन होंगे? पोता, पोती, नाती, नतनी, ये सब होंगे ना? तो पीढ़ी का मतलब समझ रहे हैं, और कौन सा किस पीढ़ी के हैं ये तो अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम बोले दूसरा पॉइंट, लिखते चलिए, लिखना थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं और ना ही डरिएगा, आराम से सीखेंगे। जैसे आप पढ़ते थे मैथ उसी तरह से अच्छे से लिखते चलेंगे, सीखते चलेंगे, क्योंकि पजल सब लोग सिखाते नहीं। आप कहीं भी रीजनिंग पढ़े होंगे तो आप महसूस किए होंगे कि पजल को लोग बस 2-4 क्लास में उड़ा देते हैं, जबकि आप पजल पढ़िएगा, महीनों महीना पजल में बीतेगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हो गया? मिटा दो, थोड़ा पेन स्पीड में चलाइएगा। दूसरा चीज मिटा दो, अपने से तो लिख ही सकते हैं। प्यारे, इसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिसके वजह से अब बिहार के नक्शा में गांव गांव तक को अगर दर्शा दीजिएगा तो फिर उस नक्शा में इतने नाम लिखा जाएगा कि फिर पता नहीं चलेगा कि इसका राजधानी कहाँ है, घचर पचर हो जाएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि रिलेशन को बार बार जब लिखिएगा तो इतने सारे रिलेशन, लंबा लंबा क्वेश्चन आता है तो लिख दीजिएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि किसका क्या लिखा हुआ है।
तीर सब खींच खींच के उसमें लिख देते हैं, ये है नाना, ये है नानी, ये है जो भी रहे, ढेर सारा चीज रहता है। तो सबको लिखिएगा तो फिर पता नहीं चल पाता है, इसलिए इसमें हम कुछ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बोले भाई बहन के लिए एक लाइन वाला एरो का इस्तेमाल करते हैं। भाई और बहन का रिलेशन को दर्शाना रहेगा तो एक लाइन वाला एक तरफ एरो का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले वाला पीढ़ी माँ पिता के लिए तो दो लाइन वाला एरो का इस्तेमाल करेंगे। माँ और पिता के रिलेशन को दर्शाना रहेगा तो दो लाइन वाला तीर का इस्तेमाल करेंगे। उससे भी ऊपर वाला पीढ़ी दादा दादी के लिए दर्शाना रहेगा तो 3 लाइन वाला एरो का इस्तेमाल करेंगे। अगर पति पत्नी को दर्शाना हो तो दोनों तरफ वाला तीर, पति पत्नी को दर्शाना हो तो इसके लिए दोनों तरफ वाला तीर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से लिख दीजिए बगल में, जल्दी से। ये इधर से लिखाएगा, ऐसे ऐसे ही सही है, ठीक ठीक है। तो आप दोनों तरफ एरो इस्तेमाल करेंगे पति पत्नी के रिलेशन को दर्शाने के लिए। जल्दी से एरो बना लीजिए। लिख दिए, मिटा दूं? तीसरा चीज, पुरुष और महिला, पुरुष मतलब मेल, मेल को दर्शाने के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे और फीमेल के लिए माइनस। बहुत सारे लोग पुरुष के लिए एम लिख देते हैं, मेल एम, फीमेल के लिए एफ लिख देते हैं। लेकिन पजल का क्वेश्चन में ढेर सारे नाम आया हुआ रहता है तो वहां पर भी एफ लिखा रहेगा और फीमेल के लिए भी एफ लिखिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन किसका है। इसलिए जब भी इसमें पुरुष महिला को दर्शाना है तो पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस। चौथा चीज, ब्लड रिलेशन में कभी भी नाम से लिंग निर्णय नहीं करते हैं। नाम से कभी भी लिंग निर्णय नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि आप सुने होंगे सुमन, सुमन किसी का नाम सुने होंगे तो सुमन लड़का का भी नाम होता है, लड़की का भी। रिंकू हमेशा अक्सर सुनने के लिए मिलता है, लड़का का भी नाम होता है, लड़की के लिए भी। परवीन, हिंदू धर्म में ऐसे ज्यादातर आपका पुरुष का नाम रहता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में महिला का भी नाम रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी नाम से लिंग निर्णय ब्लड रिलेशन में नहीं किया जाता है। साधारण बोलचाल के भाषा में व्यक्ति का मतलब ना आप समझ लेते हैं कि पुरुष होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्ति का मतलब पुरुष समझ लेते हैं, लेकिन किताबी भाषा में पुरुष या महिला, व्यक्ति का मतलब पुरुष या महिला कुछ भी हो सकते हैं। यह डाटा पर निर्भर करेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो किताबी भाषा में कोई जरूरी नहीं कि रीजनिंग हो, मैथ भी रहेगा तो वहां पर भी व्यक्ति लिखा रहेगा तो व्यक्ति का मतलब पुरुष या महिला कुछ भी होते हैं। उसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से सीखे। हो गया? थोड़ा सा अब ये तो सिंपल बात है। अब
अब क्वेश्चन जो पजल का होता उसमें सेंटेंस जो लिखा हुआ रहता उस सेंटेंस को पढ़ने लिखने के लिए आना चाहिए, उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहे हैं। अगला पॉइंट जो भी हो नंबर आप उसके अनुसार दे दीजिएगा। लिखा हुआ रहेगा ना, एक्स बाई का भाई तथा जेड का पिता है। लिखा रहेगा एक्स बाई का भाई तथा जेड का पिता है। इसी सेंटेंस को हम यहां भी लिख रहे हैं। एक्स बाई का भाई है जो कि जेड का पिता है। ये अब प्यारे ये दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया गया है। तो ये जो दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया है, तो इसमें पहला सेंटेंस तो बहुत इजीली दिख रहा है, एक्स बाई का भाई है। और दूसरा सेंटेंस क्या होगा आपको बताना है, अभी नहीं पूछेंगे तब। इसमें भी दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया गया है। तो एक्स बाई का भाई है। दूसरा सेंटेंस क्या है ये आपको बतलाना है। तो सबसे पहले आप यहां पर बताइए कि इसका दूसरा सेंटेंस क्या होगा। दूसरा सेंटेंस क्या होगा? चलिए छोड़ दीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, ग्रीन शर्ट छोड़ दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। जरा ध्यान दीजिएगा, इस पे बहुत अच्छे से गौर करना है, क्योंकि आप पजल पढ़ रहे हैं तो अब सभी चैप्टर में इसके बारे में समझाना नहीं, एक बार समझा दिए बस हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि ये जो तथा लिखा हुआ है, ये तथा जो लिखा हुआ यहां पर और एवं लेकिन किंतु परंतु, ये जो आपका लिखा हुआ रहता तथा और एवं लेकिन किंतु परंतु, ये कंजंक्शन है। और जब भी ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है ना, तो ये फर्स्ट नाउन के लिए आता है। नाउन मतलब कर्ता, फर्स्ट नाउन के लिए आता है, पहला कर्ता के लिए आता है। हम बोले तथा और एवं लेकिन किंतु परंतु ये कंजंक्शन, और जब भी ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है तो फर्स्ट नाउन के लिए आता है, पहला कर्ता के लिए आता है। तो बोलिए यहां पर दो गो नाउन है, एक्स और, तो बोलिए यहां पर एक्स और वाई फर्स्ट में कौन है? तो तथा और एवं लेकिन किंतु परंतु जो आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है? एक्स के लिए। यानी तथा के जगह पर किसको लिख करके आगे पढ़िएगा? एक्स को लिख कर पढ़िएगा यहां पर। तो हो गया एक्स जेड का, तो यहां हो गया एक्स जेड का पिता है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ रहेगा एंड बट, इस तरह से। तो हम बोले इंग्लिश वाला सेंटेंस में यहाँ एंड और बट रहेगा, जबकि हिंदी वाला में तथा और एवं लेकिन किंतु परंतु। तो ये कंजंक्शन और जब भी आता है तो फर्स्ट नाउन के लिए आता है। जब भी ऐसा रहेगा तो फर्स्ट में एक्स और वाई में फर्स्ट में एक्स है, तो एक्स को लिख कर आगे पढ़िएगा। तो अगला सेंटेंस हो गया एक्स जेड का पिता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ एक्स बाई का भाई है जो कि जेड का पिता है। लिखा हुआ है एक्स बाई का भाई है जो कि जेड का पिता है। तो जो कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन जब भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है तो ये फर्स्ट नाउन के लिए, सॉरी, ये नजदीकतम नाउन के लिए आता है। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर आता है तो नजदीकतम नाउन के लिए आता है। तो एक्स और वाई में इसके नजदीक में कौन है? बाई है। देखिए तो ये बहुत चिल्ला रहा है, देखिए ये माइक वाला दीजिए, बहुत जोर जोर से टिटिया रहा है, लगता है भूख लग गया इसको। कह रहा ना एक्स बाई का भाई है जो कि जेड का पिता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और जब भी सेंटेंस में आता है तो नजदीकतम नाउन के लिए।
तो यहाँ पर जो कि या हिंदी वाला में जो कि लिखा रहता है, इंग्लिश वाला सेंटेंस में हु, बीच, दैट, इस तरह का टर्म वहां पर लिखा हुआ रहेगा। तो हम बोले यहाँ पर नजदीक में कौन आया हुआ है, बाई, यानी यहाँ पर बाई लिख करके पढ़िएगा। तो हो गया बाई जेड का पिता है। तो ये हो गया बाई जेड का पिता है। बात समझ में आया? और ये बात ध्यान में रहेगा भी, हाँ या ना? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया? चलिए फटाफट लिखिए। बढ़ो तो मिटा दो, सब ठीक है? थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। 1 घंटा का क्लास और वो भी पजल पढ़ रहे हैं, तो इसमें समय आपका लगेगा। मिटा देना। अगला पॉइंट लिखिए, लिख लीजिए। रिलेशन बतलाते समय यह ध्यान रखना होगा कि रिलेशन बतलाते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिसमें का या से लग जाए, का या से ऐसे लिखेगा। रिलेशन बतलाते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिसमें का अथवा से लग जाए, संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरे का होता है। रिलेशन बतलाते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिसमें का या से लग जाए, संबंध उसका नहीं, संबंध मतलब रिलेशन, संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरे का होता है, बल्कि दूसरे का होता है। लिख दिए? इसका मतलब क्या हुआ, हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी राजीव गांधी से कैसे संबंधित हैं? इंदिरा गांधी राजीव गांधी से कैसे संबंधित हैं? हम आपको ऑप्शन दिए, मां या पुत्र, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अब लिखा रहेगा राजीव गांधी इंदिरा गांधी से कैसे संबंधित है? हम आपको बोले, ऑप्शन दिए, मां या पुत्र। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अक्सर इसमें लोग चकरा जाते हैं।
क्वेश्चन आपका रहता है, उसमें इस तरह का सेंटेंस आ जाता तो लोग चकरा जाते हैं, किसका हम क्या बोले। तो जरा गौर करिएगा, हम यहाँ पर एकदम सटीक चीज बोल रहे हैं, बस एक बार में क्लियर हो जाएगा। कह रहा इंदिरा गांधी राजीव गांधी से कैसे संबंधित है। तो आप बोलिए, अभी हम लिखा है कि रिलेशन बतलाते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिसमें का या से लग जाता संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरे का होता है। तो ये जो से लगा हुआ है, बोलिए राजीव गांधी के साथ लगा हुआ है कि इंदिरा गांधी के साथ? राजीव गांधी के साथ लगा हुआ, तो संबंध इसका नहीं बल्कि दूसरे का होगा, और एक बार में दो ही के बीच में संबंध होता ही है। तो हम बोले कि ये जो से लगा हुआ है, बोलिए राजीव गांधी के साथ लगा हुआ है कि इंदिरा गांधी के साथ? राजीव गांधी के साथ। तो जिसके साथ से लग जाता है संबंध इसका नहीं बल्कि दूसरे का बतलाना होता है, यानी ये कौन है, दूसरा बच जाता, उसके जगह पर वाट लिख देंगे। कह रहा इंदिरा गांधी राजीव गांधी से कैसे संबंधित है, राजीव गांधी में से लग गया तो संबंध राजीव गांधी का नहीं बल्कि किसका बतलाना होगा, जो बचा हुआ इंदिरा गांधी का। यानी इंदिरा गांधी कौन है, वाट लिख दे, यानी इंदिरा गांधी कौन है। तो इंदिरा गांधी कौन है, राजीव गांधी की माँ है। बोले कोई कंफ्यूजन है? संबंध बतलाते समय ध्यान रखेंगे कि जिसमें से लग जाता है संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरे का होता है, यानी इंदिरा गांधी कौन है, तो सीधा बोलेंगे माँ है। यहां पर आइए, बोलिए ये जो से लगा हुआ है, बोलिए इंदिरा गांधी के साथ लगा हुआ है कि राजीव गांधी के साथ? इंदिरा गांधी। तो जिसके साथ से लग गया संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरे का होगा, यानी इसका होगा ना। ये कौन है, तो राजीव गांधी कौन है? तो आप जल्दी से बोल देंगे कि ये पुत्र है। तो जल्दी से आप बोल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन? सब ठीक है? बहुत ही, यहाँ पर सब लोग चकरा जाते हैं, स्टूडेंट तो छोड़िए, कहीं पढ़े होंगे आप में से कोई ना कोई तो पढ़वे क्यों, देखे होंगे आंसर देने लगते हैं तो चकरा जाते हैं, 2-4 बार पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर किसका बोलूं कुछ पता नहीं चलता है। तो एकदम सटीक चीज है, आप इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कुछ नहीं, बस इतना ही हम बोले कि संबंध बतलाते समय यह ध्यान रखना है कि जिसके साथ का या से लग जाता है संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरे का होता है। हो गया? आगे बढ़े। मिटा दूं? कितना धीरे धीरे लिखते हैं, मिटा देना। अब आ जाइए प्यारे क्वेश्चन पे। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन टाइप है, जो बड़ा बड़ा होता है, बड़ा खतरनाक होता है। लोग इसको पढ़ाने में सरक लेते हैं, बहुत शॉर्ट में पढ़ा कर निकल जाते हैं, 2-4 गो क्वेश्चन बताए भी या नहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि आने वाला कल में अब पजल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। तो स्टेज 1 सबसे आसान है, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो वो स्टैंडर्ड होता चला जाएगा। अब क्वेश्चन हम पढ़ने से पहले एक बात बोल रहे हैं, जरा उस पर गौर करिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। जब भी पजल का क्वेश्चन पढ़िए और वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, तो एग्जाम में क्वेश्चन तो मिसलेनियस रहता, वो ये नहीं लिखा रहता है कि हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है हमें ऐसे बनाओ, ये लिखा नहीं रहता है। आप क्वेश्चन को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जैसे इसको हम पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है 6 व्यक्तियों ए, बी, सी, डी, ई और एफ के परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, इसका मतलब ये परिवार से संबंधित है, यानी ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ये बात समझ में आ गया। और लिख दिया है कि इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। 2 विवाहित जोड़ा का मतलब 3 पीढ़ी के सदस्य होंगे, या तो 2 पीढ़ी के सदस्य होंगे, या 1 पीढ़ी के भी सदस्य हो सकते हैं। एक ही पीढ़ी में 2 शादी हो सकता है, या फिर अलग अलग पीढ़ी में 2 शादी हो सकता है। तो इससे ये क्लियर नहीं होता है कि क्या पीढ़ी का सदस्य है, लेकिन इतना तो पता चल गया कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये पजल है, क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन है। अब पजल का क्वेश्चन बनाइएगा तो अभी जो बोल रहे हैं उस पर हमेशा गौर करिएगा। जब भी ब्लड रिलेशन से संबंधित पजल का क्वेश्चन बनाइएगा
तो सबसे पहले उस डाटा को पढ़ेंगे, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। अब इतने सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप शुरू से पढ़ते पढ़ते अंतिम तक पहुंच नहीं जाइएगा। इसमें दिक्कत क्या है कि शुरू वाला पढ़े, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ये वाला ध्यान में रहा, पीछे वाला भूल गए, फिर इसको पढ़ने लगिएगा तो इधर वाला भूल गए, फिर इसको पढ़िएगा इधर वाला भूल जाइएगा। खुद आप ऊपर नीचे करते करते आप ऊपर नीचे हो जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएंगे, लेकिन ये ऊपर नीचे आने वाला। तो ऐसे क्वेश्चन को, मेरा मतलब पजल का क्वेश्चन बनाना रहे और ब्लड रिलेशन का खास करके क्वेश्चन रहेगा, तो सबसे पहले एक बार इसको सरसरी निगाह से देखेंगे और सरसरी निगाह से देखेंगे, उसमें आपका निगाह ढूंढेगा क्या, उस बात को जरा गौर करिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे और उसमें उस डाटा को आप ढूंढेंगे जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पीढ़ी को बतलाता हो। और एग्जाम में हमेशा लगभग एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन रहता है, हो गया, एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका रहता है वो मैक्सिमम 3 पीढ़ी से रिलेटेड होता है। आप कहेंगे कि क्या 4 पीढ़ी से रिलेटेड नहीं रहेगा? बिल्कुल रह सकता है, लेकिन अगर 100 क्वेश्चन अगर पजल उठाते हैं तो उसमें आपका 99 क्वेश्चन जो होगा वो 3 ही पीढ़ी से रिलेटेड होगा, 4 पीढ़ी से रिलेटेड नहीं। लेकिन इसमें क्वेश्चन हमारा डाला हुआ रहेगा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ उसमें रहेगा। तो प्यारे, एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो मैक्सिमम 3 पीढ़ी से रिलेटेड होता है। तो 3 पीढ़ी में सबसे नीचे वाला पीढ़ी और सबसे ऊपर वाला पीढ़ी की बात करिएगा तो कौन सा होगा? सबसे नीचे वाला पीढ़ी दादा पोता, ऊपर वाला में सबसे नीचे में पोता पोती और ऊपर में दादा दादी, बीच का पीढ़ी में माँ पिता जो भी रहे। तो हम बोले कि मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पीढ़ी को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसलिए हम बोले मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पीढ़ी इसलिए पढ़ते हैं कि 3 पीढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी। अब 3 पीढ़ी से रिलेटेड पढ़िएगा तो एक इसमें सेट होगा, एक इसमें और एक इसमें। तो हम बोले अगर 3 पीढ़ी से रिलेटेड पढ़े और एक बार में तो हमेशा 2 ही का नाम आएगा, तो एक को इसमें रख देंगे, एक इसमें रख देंगे, इसमें तो आएगा नहीं। मेरा मतलब आइदर और का कंडीशन नहीं बनेगा, एकदम फिक्स हो जाएगा कि एक नीचे वाला पीढ़ी में, एक ऊपर वाला पीढ़ी में। लेकिन माँ पिता से रिलेटेड पढ़िएगा तो पुत्र यहाँ माँ यहाँ, इसमें भी तो पुत्र यहाँ माँ यहाँ हो सकते हैं, यानी आइदर और का कंडीशन बनेगा। अब यहाँ लिखो कि यहाँ लिखो, ये कंडीशन बन जाता है। तो वैसे स्थिति में सेटिंग करिएगा तो यहाँ रखो कि यहाँ रखो, अब यहाँ रखो कि यहाँ रखो, क्लियर नहीं होता है तो रफ पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, और जिसके वजह से आप परेशान हो जाइएगा। तो आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी बनाइएगा तो सबसे पहले कौन वाला डाटा पढ़ना चाहिए? जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पीढ़ी को बतलाता हो, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो भी नाम आ जाएगा उससे रिलेटेड डाटा आगे पढ़िएगा। ये नहीं कि लगातार आपको पढ़ना, लगातार से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले मैक्सिमम डिस्टेंस वाला, फिर उससे रिलेटेड पढ़ते जाएंगे, वो अपने आप सेट हो जाएगा। जैसा कि अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाकर दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, फिर आपसे बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग का तो होमवर्क मिल गया, और बाकी लोग, बाहर वाले लोग कैसे कर पाएंगे? तो उसका उपाय अभी तुरंत करना पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा। अभी तो खैर स्क्रीन पे बैच टूटेगा तो उन लोग का व्यवस्था करना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ, ये तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये तो सब लोग समझ रहे हैं कि वो ऐसे निर्देश दिया हुआ है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? तो आगे हम बतलाएंगे, फिलहाल अभी केवल पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्न जानकारी पढ़े। मतलब जो भी क्वेश्चन दिया गया है इस जानकारी के आधार पे देना है, आपके अपने हिसाब से क्या होता उससे कोई लेना देना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 6 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ए और एफ के परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। अब बोलिए, इस लाइन से केवल ये पता चला कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसमें 2 विवाहित जोड़ा है। अब ये क्लियर हो गया। अब आप उस डाटा को सबसे पहले पढ़िएगा जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पीढ़ी को बतलाता हो। अब एक बार सरसरी निगाह से देखिए और हमको बताइए कि कौन सा बिंदु पढ़ना चाहिए।
आप बोलिए ए भी की पौत्री है, चौथा पढ़िए, या तो डी ए की दादी एवं बी की। अब रुक जाइए, अब दो दो को डाटा आ गया, लेकिन अब उस दो में आपको किसको चॉइस करना होगा? तो रुकिए, हड़बड़ाइए नहीं। अब उस दो में किसको चॉइस करना चाहिए? तो उसको चॉइस करना चाहिए कि जो दो को नाम आया है ना, उस नाम से रिलेटेड आगे ज्यादा से ज्यादा डाटा दिया हुआ हो। कहेंगे उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि उससे रिलेटेड रहेगा तो आगे का रिलेशन फटाफट जुड़ते चला जाएगा ना। इसलिए अब उन दोनों में टसल हो गया कि अब हमें कौन सा पहले पढ़ना चाहिए। तो उसको पहले पढ़ना चाहिए जो उससे रिलेटेड होने का संभावना हमें ज्यादा व्यक्त करता हो। उस डाटा को पढ़ लेंगे तो जल्दी से रिलेशन जुड़ते चला जाएगा। तो अब यहां पर टसल किस में है? चौथा नंबर और दूसरा नंबर में। अब हमें आप बताइए कि किसको पहले पढ़ना चाहिए। तो बोलिए इस डाटा को पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड कहीं नाम आया हुआ है, पढ़ेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे, इसलिए इससे रिलेटेड नहीं है तो इसको बाद में पढ़ेंगे। तो बोलिए सबसे पहले इस प्रश्न में किसको पढ़ना चाहिए? दूसरा पॉइंट। अब यहां पर पीढ़ी में आपका जल्दी से सजाएंगे, दादा दादी है तो एक पीढ़ी यहां, एक पीढ़ी यहां, एक पीढ़ी यहां, 3 पीढ़ी हो गया ना। बस 2 को लाइन खींचेंगे, 3 पीढ़ी में ये विभक्त हो गया। अब जल्दी से इसको सेटिंग करेंगे। अब जब 3 पीढ़ी बन गया तो एक फॉर्मेट आपका माइंड में सेट हो जाएगा। कैसे? जो ध्यान दीजिएगा, जब 3 पीढ़ी यहां बन गया, क्यों 3 पीढ़ी बन गया? क्योंकि दादा और पोता से रिलेटेड या दादी या पोती से रिलेटेड आ गया तो 3 पीढ़ी तो होगा ही। अब जब 3 पीढ़ी हुआ तो बोलिए सादे ऊपर से होगा कि नीचे से होगा? ऊपर वाला पीढ़ी में होगा, हर हाल में होगा। तो पहले दादा दादी होंगे तो एक वो सादे का जोड़ा तो यहां होगा, एक माँ पिता होंगे तो एक सादे का जोड़ा नीचे होगा, और नीचे में जो भी रहेंगे भाई बहन रहेंगे, हाँ या ना। तो एक माइंड में ये फॉर्मेट बन जाएगा, लेकिन ये दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ये सेटिंग होते चला जाएगा। इसको ऐसा डिजाइन तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो अब जल्दी से आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो हम बोले कि 3 पीढ़ियां, 2 को लाइन खींचिएगा, 3 पीढ़ी बन जाएगा। अब हम उस डाटा को पढ़ते हैं। बोलिए किसको पहले पढ़ना है? तो कह रहा है डी ए की दादी है। अब रिलेशन जब भी बतलाते हैं तो 2 गो में किसी एक का पता चल जाता है। देखिए कैसे, मेरा कहने का मतलब क्या समझिए। डी ए की दादी है, ए नीचे डी ऊपर, दादी है यानी लिंग निर्णय हो गया, ये महिला है। तो आप बोलिए यहां पर एक होंगे जो ये पुरुष होंगे, मेरा मतलब इसका कोई दादा होंगे। कौन है हमें अता पता नहीं है, लिख के हम छोड़ देंगे, एक जगह मिल गया वहां दादा होंगे। अब इस लाइन को पूरा पढ़ते हैं। डी ए की दादी है एवं बी की मामा है। बोलिए एवं किसके लिए आता है? फर्स्ट नाउन के लिए। तो बोलिए फर्स्ट में डी है कि ए है? तो अभी देखिए वो बोल रहे थे कोई यहां से ए के लिए आया है। अभी अभी तुरंत क्लियर किए थे कि ये कंजंक्शन है और जब भी आएगा तो फर्स्ट नाउन के लिए आएगा, पहला कर्ता के लिए आएगा। अगर ए पढ़ देते कि यहां पर है तो फिर आपका आंसर तो आगे जाके गलत ही होना था। सेटिंग तो हो जाएगा लेकिन तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए पजल का क्वेश्चन बनाने में एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर तनिक भी गलत कर दिए तो यहां से जाना है दिल्ली, अब प्लेन से जा रहे हैं, एक पॉइंट में भी अगर 1 डिग्री इधर उधर गया तो पाकिस्तान चल जाएंगे कि कहीं और चल जाएंगे, अथा पता चलने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? तो अब हम बोले आगे लिखा है डी ए की दादी एवं बी की। तो बोलिए यहां डी के लिए आया हुआ ना, डी बी की मां है, डी बी की मां है। अब बोलिए बी की मां है लेकिन ये पुरुष है कि महिला? अभी ये क्लियर, ये महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो हम बोले कि अगर ये महिला होंगे या पुरुष कुछ भी रह सकते हैं, लेकिन अभी आगे पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा। अब बोलिए ये सेंटेंस हो गया, इससे रिलेटेड अब बोलिए कौन सा पढ़ दूं? किसी को भी पढ़िए। ये बोल रहे हैं 5 पढ़िए, कुछ लोग बोल रहे हैं 3 पढ़े, अब 3 टसल हो गया। किसी को भी पढ़िए, चलिए 5 पढ़ देते हैं। अभी छोटा है, अब रिलेटेड आ गया तो छोटे को पढ़िए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। तो लिखा हुआ ए बी का पुत्र है। ए जो है ना बी का पुत्र है। तो आप बोलिए बी का पुत्र और इसका ये
दादी है, तो ए बी का पुत्र है, ए बी का लिखा हुआ है, ए बी का पुत्र है। इससे हमें कोई फर्क विशेष नहीं पड़ा, केवल लिंग निर्णय हुआ। अब बोलिए इसको नहीं पढ़ना, इससे रिलेटेड ये है ना, करा सी बी की पत्नी, सी के बारे में कह रहा है कि बी की पत्नी है। तो जब ये पत्नी है तो ये क्लियर हो गया कि ये तो पति ही होंगे। पति पत्नी के लिए दोनों तरफ लाइन वाला एरो का इस्तेमाल करेंगे। करा सी बी की पत्नी एवं, एवं किसके लिए है, सी के लिए, यानी सी एफ की, सी के बारे में कह रहा है एफ की माँ, तो एफ नीचे ना हो जाएगा, तभी नहीं इसका माँ होंगे। तो आप बोलिए ये दोनों भाई बहन होंगे या भाई भाई होंगे। अगर ये लिंग निर्णय हो जाए कि ये लड़की है तो पता चलेगा कि भाई बहन है, अगर ये लड़का है तो इसका ये भाई भाई होंगे, जो भी रहे। करा सी बी की पत्नी एवं एफ की माँ है। अब देखिए एक सेंटेंस और बच गया, एफ ई की पौत्री है। एफ के बारे में कह रहा है कि पौत्री है, किसकी, ई की। बोलिए कोई दिक्कत हुआ, डाटा सेट हो गया, हाँ या ना, कोई दिक्कत है। हम बोलेंगे कि इसका ये दादा दादी है, इसका ये मम्मी पापा, सिंपल तो है। अब जल्दी से आप आंसर जो भी देना नहीं दे सकते, तो चलिए अब आंसर देते हैं। मिटा दूं, एक बार और फिर से सेट करूं या फिर सब सीख गए, सीख गए। अब नाम किसी को कहीं इधर उधर लिखे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेटिंग हो गया, बी इधर सी उधर लिखेंगे उससे क्या दिक्कत है। तो अब इस तरह से आप सेटिंग तो कर सकते हैं ना। चलिए अब आंसर आपको जल्दी से देना है, तो प्यारे अब आंसर दीजिए। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, यहां एकदम क्लियर हो गया, 1 2, तो आपका आंसर हो गया 3। सी ए की कौन है, सी ए की कौन है, ए की कौन है, तो ए की मां है। लिखा है नीचे दिए गए में से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है, तो एक विवाहित जोड़ा डी है और एक विवाहित जोड़ा बीसी है। तो जो ऑप्शन में रहेगा, तो बोलिए डी ई, डी यहाँ पर है ना, या बीसी, बीसी है नहीं है, तो आपका आंसर जो रहेगा उसको दे दीजिएगा ना। हो गया ना, जल्दी से आगे बोलिए। नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब इसमें एक सत्य होगा बाकी असत्य होगा, तो ढूंढिए। डी के 2 पुत्र हैं, 2 पौत्र हैं, डी के 2 पौत्र हैं, एक तो पौत्री है ना, तो ये तो गलत हो गया ना। ए एफ का भाई है, ए जो है एफ का क्या है, भाई है, तो ये सही है ना। ए एफ की बहन है, ए भला एफ की बहन है। कर बी की 2 लड़कियां हैं, बी के तो एक लड़का एक लड़की है, 2 लड़कियां कहाँ है, ऐसे क्लियर हो गया। यहाँ तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं था, हो गया ना। इस तरह से आप बना सकेंगे, कोई दिक्कत, सब ठीक है। आगे बढ़े तो छापेंगे, इसको छाप लीजिए। आंसर देने के लिए तो आप दे ही लेंगे, डाटा केवल सेटिंग करने के लिए आपको सीखना है। इसको रिकॉर्डिंग में डाल देना, खगड़िया में नहीं चल रहा है, चल रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ केवल खगड़िया सीन नहीं दिख रहा है। और तो मॉर्निंग वाला बैच में नहीं बोल पाए थे लगता है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक। बढ़े तो सब ठीक है, किन्हीं को समझने में कोई परेशानी, सब ठीक है ना। दिक्कत हो तो तुरंत बोलिएगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब प्यारे ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा जिसको कि आपको बनाना है, फिर आप बनाइएगा, जो फंसिएगा उसको हमें बताना है। तो अब स्टेज 2 की ओर चल रहे हैं, लेकिन टाइम को थोड़ा देखना पड़ेगा, टाइम हो गया ओवर। आज पहला दिन था, कंसेप्ट बताने में चला गया, कोई बात नहीं। तो आज ज्यादा होमवर्क नहीं रहेगा,
अभी तुरंत उपाय करते हैं। उन लोग का होमवर्क भी, सब लोग को होमवर्क भी नहीं मिला, अगला क्लास से पहले ही सबको रेडी करके देना पड़ेगा, हमें ध्यान नहीं था। तो आज कुछ नहीं, अगर आप लोग को मिला है तो ज्यादा कुछ नहीं, स्टेज 1 को बनाइएगा, क्योंकि सब लोग को साथ लेके चलना पड़ेगा। कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो 1-2 दिन हल्का सा रुकावट होता है। तो चलिए कोशिश करके देखिएगा, बाकी उन लोग का उपाय हम करते हैं। PDF भेजते हैं तो वहां से फोटो स्टेट करा के उन लोग को फिलहाल तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग को तो बुकलेट मिल गया है, आप उसको अवश्य बनाइएगा। जो भी आप होगा कॉपी पे फ्रेश करके बनाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरह से ये रीजनिंग चलेगा। ये नहीं कि जैसे तैसे उड़ते चला जाएगा, वो अभी जान लीजिए, ये बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। आप हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम आराम से चलेगा। इतना मान लीजिए कि पजल इतने अच्छे से आप सीख जाएंगे कि पजल का आप मास्टरमाइंड बन जाएंगे, किसी तरह का कोई परेशानी बिल्कुल ही नहीं होगा। चाहिए आज भर इतना ही।